अस्सलाम वालेकुम तनवीर, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? वालेकुम सलाम जी सर। अच्छी बात है, जब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। तो अभी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वीपीएन पढ़ा था। वीपीएन के बारे में हमने देखा था कि उसके प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। वीपीएन के अंदर टनल टनल का क्या मतलब होता है, ऑथेंटिकेशन से क्या मतलब है, डाटा इंटेग्रिटी से क्या मतलब है, कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या मतलब है। बेसिक मकसद उसको समझना था कि विर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। पहले हमें वीपीएन को समझना है, विर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। जब विर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की हमें समझ आ जाती है, देन हमें उसके फंक्शंस को समझना है। जब हमें उसके फंक्शन समझ आ जाते हैं तो फिर हम लोग उसके प्रोटोकॉल्स की तरफ मूव करते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो टनल है, टनल वो पाथ, लॉजिकल पाथ जो हमारे पास बनता है हमारे एक मोबाइल यूजर से लेके हमारे हेडक्वार्टर तक, हमारे वीपीएन तक, जो एक रास्ता जो टनल बनता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों बनता है और कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो उसको बनाते हैं। और सम ऑफ द बेनिफिट्स जो हमारे पास विर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के हैं, उनमें से एक बेनिफिट हमारा ये है कि जब हम लोग वीपीएन को एस्टेब्लिश करते हैं तो फिर हमें नेटवर्क की मैनेजमेंट जो है, नेटवर्क की मेंटेनेंस जो है वो हमें खुद से नहीं करनी पड़ती। नेटवर्क की मैनेजमेंट, नेटवर्क की मेंटेनेंस जो है वो हमें खुद से नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर हम लोग अपना एक कन्वेंशनल, एक ट्रेडिशनल नेटवर्क बनाते हैं कि अगर हम लोगों ने दो सिस्टम्स को, दो हेडक्वार्टर्स को या दो डिफरेंट अपने रिमोट लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करना है, तो ट्रेडिशनली ये था कि हमें किसी न किसी बड़े नेटवर्क की लाइंस को लीज पर लेना पड़ता है। वो लाइंस को लीज पर लेके फिर हम लोग अपना अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी प्रॉब्लम ये था कि एक तो लीज पर ले लें लाइंस को और फिर उसके लिए पे करें, और दूसरा फिर उनकी सारी मेंटेनेंस, उसकी सारी सिक्योरिटी जो है वो अपने जिम्मे आ जाती है, खुद से करनी पड़ती है। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि अगर आपके पास आप इंटरनेट को यूज करते हुए अपना वीपीएन एस्टैब्लिश करते हैं, अपना वीपीएन बनाते हैं, तो इंटरनेट के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारे पास अपने नेटवर्क की या लिंक्स की मेंटेनेंस करते हैं। सो वीपीएन बनाने के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे। होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन होगा बेटा तो अभी पूछ लें, अगर अभी नहीं पूछना या अभी पूछ नहीं सकते या माइंड में नहीं है तो आप लोग उसको बाद में भी पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप में पूछ लें, मैं उधर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने डाटा लिंक लेयर में पढ़ा था कि डाटा लिंक लेयर जो है वो एरर को कंट्रोल करती है और फ्लो को कंट्रोल करती है। याद है आपको या नहीं याद? डाटा लिंक लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हमने देखा था कि वो फ्लो को कंट्रोल करती है और एरर को कंट्रोल करती है। अगर वो फ्लो को और एरर को कंट्रोल करती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिज्म ही है ना जिसको फॉलो करते हुए फ्लो को और एरर को कंट्रोल किया जाता है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमारे पास विदाउट एनी मैकेनिज्म हम जी वो मुंह उठा के, उसको भी पता नहीं है कि वो कैसे फ्लो को कंट्रोल करती है और किसी को भी पता नहीं है कि वो एरर को कैसे कंट्रोल करती है। लेकिन उससे पहले आपको याद आना लाजमी है, हमने पढ़ा था डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डाटा, दैट कंट्रोल्स द एरर। जी याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? जी जी याद है, वेरी गुड।
वेरी गुड। अगर याद है बेटा तो टाइमली बताया करें ना, मुझे आइडिया हो जाए कि आप क्या कह रहे हैं। अब आप लोग फिजिकली सामने बैठे हैं, आप फिजिकली सामने बैठे हो तो आइडिया हो जाए देख के कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अब आप बहुत दूर बैठे हैं बेटा, अब मैं आपको नहीं देख सकता। तो ये इसरारुल हक के दो अकाउंट्स क्यों हैं जी? इसरारुल हक के दो अकाउंट्स हमें नजर आ रहे हैं 15070 के, टीपी भी सेम लगी हुई है, या वो सॉफ्टवेयर की वजह से हो सकता है, जूम की वजह से। अब खत्म हो गया एक। चलें जी। अब वो जो फ्लो को कैसे कंट्रोल करती है डाटा लिंक लेयर, एरर को कैसे कंट्रोल करती है, उसके क्या मैकेनिज्म्स हैं, अब हम लोगों ने वो पढ़ने हैं कि वो किन मेथड्स को यूज करते हुए फ्लो को कंट्रोल करेगी और किन मैकेनिज्म को यूज करते हुए एरर को कंट्रोल करेगी। अब फ्लो से मतलब बेटा क्या होता है? फ्लो के कंट्रोल करने से मतलब ये होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है ना वो बिल्कुल प्रॉपर कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फ्लो को कंट्रोल करने से मुराद एक सिंपल सी एग्जांपल ये होती है कि सेंडर जो है वो स्पीड के साथ डाटा सेंड करता जा रहा है और रिसीवर जो है वो डाटा को उतनी स्पीड से रिसीव नहीं कर रहा। इसका मतलब है जो फ्लो बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर है वो आप लोगों के पास डिस्टर्बिंग है। फिर जब आपका सेंडर स्पीड के साथ डाटा सेंड कर रहा होता है, रिसीवर उतनी स्पीड से डाटा को रिसीव नहीं कर रहा होता, तो फिर हमारे डाटा के लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है कि फ्लो कंट्रोल जो है उसके अंदर उसने ये भी देखना होता है आपकी डाटा लिंक लेयर ने कि कितना डाटा जो है ना वो सेंड करना है, और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन अबाउट दी सेंडिंग एंड रिसीविंग जो कि आप लोगों के पास हमारे सेंडर और रिसीवर के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो स्लाइड आप लोगों के सामने नजर आ रही है इसके अंदर उसने ये दो तीन चीजें बताई हैं। ठीक है, वो दो तीन चीजें क्या बताई हैं? रिसीवर आपके सेंडर को कह सकता है जी कि अभी आप जरा सेंडिंग को थोड़ा सा ब्लॉक कर लें, सेंडिंग को थोड़ा सा स्टॉप करें, ताकि मैं जो है ना अपने जो दूसरे फ्रेम आपने मुझे सेंड किए हुए मैं उनको कंप्लीटली रिसीव कर लूं, फिर आप बाद में मुझे जो है ना वो सेंड कर देना। ठीक है जी। तो इस वजह से कहा जाता है कि हमारे पास जो सेंडिंग एंड रिसीविंग है ना, तो उसको बेसिकली सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है कि फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अब ये फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है। वो कौन सा मैकेनिज्म है अभी हम लोग मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि एरर का मतलब क्या है। एरर का मतलब ये हो सकता है बेटा कि मैंने डाटा सेंड किया और रिसीवर को मिला ही नहीं। एरर का मतलब ये हो सकता है बेटा कि रिसीवर ने मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड की, मुझे मिली नहीं। ठीक है जी। कहीं लॉस हो गई है, मेरा डाटा कहीं लॉस हो गया या एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो गई है। तो ये इस तरह के एरर्स हो सकते हैं। इन इन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है जिनको हम लोगों ने पढ़ना है, वो भी हम लोग देखते हैं। सो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के मीनिंग्स क्या थे वो मैंने आप लोगों को अभी तक समझाने की कोशिश की है कि फ्लो का मतलब ये है कि जो डाटा की मूवमेंट है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वो एफिशिएंट होनी चाहिए। उस डाटा की मूवमेंट के एफिशिएंट होने से मुराद ये है कि एक तो एक पूरा अमाउंट ऑफ डाटा जो कि सेंड किया जाएगा उसके बारे में पता होना चाहिए मैकेनिज्म को, और दूसरा आप लोगों के पास रिसीवर जो है वो किसी भी टाइम आपके सेंडर को कह सकता है जी भाई कि आप जरा सेंडिंग को थोड़ा सा स्टॉप करें ताकि मैं एफिशिएंटली आसानी के साथ या कंप्लीटली अपने फ्रेम्स को रिसीव कर सकूं जो सेंडर ने उसको पहले से किया हुआ है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि अगर हमारे पास सेंडर स्पीड के साथ डाटा सेंड करता रहेगा और रिसीवर उतनी स्पीड से डाटा रिसीव नहीं करेगा तो फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास डाटा के लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। और एरर कंट्रोल के अंदर क्या है जी? एरर कंट्रोल के अंदर मैंने डाटा सेंड किया रिसीवर की तरफ, वो लॉस हो गया, या रिसीवर ने मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड की, वो लॉस हो गई। तो ये इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है वो हम लोग मूव करते हैं आगे। ठीक है। वो हमारे पास दीज आर दी मैकेनिज्म्स जो कि यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द एरर, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डाटा। ये हमारे पास तीन हैं, लेकिन हमने इनमें से बेसिकली दो जो है वो पहले पढ़ने हैं, स्टॉप एंड वेट को पढ़ना है, गो बैक एंड को पढ़ना है। स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू जो है दिस इज अ वर्ड बेसिकली अरिथमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, अरिथमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है जी। गो बैक एंड इसके साथ जो आप लोगों को वर्ड नजर आ रहा है ना ए आर क्यू, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू,
तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ए फॉर ऑटोमेटिक, आर फॉर रिपीट, क्यू फॉर रिक्वेस्ट। तो अब मूव करते हैं जी कि इनके अंदर हमारे पास कौन किस किस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टॉप एंड वेट को देखेंगे। स्टॉप एंड वेट के अंदर बेटा जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझनी है, ये हैं कि हमारे पास एक साइड पे सेंडर होता है और एक साइड पे रिसीवर होता है। सेंडर जो है एक वक्त में एक वैल्यू को होल्ड करता है, इसी तरह रिसीवर जो है वो एक वक्त में एक वैल्यू को होल्ड करता है। ये जो आप लोगों के पास लिखा हुआ है ना सेंड इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है सेंडर इज सेंडिंग फ्रेम 0। और ये जो लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है रिसीवर इज वेटिंग फॉर द फ्रेम 0। ठीक है जी, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। आर इक्वल्स टू 0 का मतलब बेटा क्या है कि रिसीवर इज वेटिंग फॉर फ्रेम 0। यहाँ पर जो स्टॉप एंड वेट है ना, स्टॉप एंड वेट का मतलब ये है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास, हमारे पास सेंडर एक फ्रेम सेंड करेगा, रिसीवर उसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, फिर सेंडर दूसरा फ्रेम सेंड करेगा, रिसीवर उसके अगेंस्ट फ्रेम सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। और ये जो फ्रेम का नंबर होगा और ये जो एक्नॉलेजमेंट का नंबर होगा, ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। अल्टरनेटिव से मुराद ये है कि अगर फ्रेम 0 सेंड किया जा रहा है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 जाएगी, और अगर फ्रेम नंबर 1 जा रहा है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 जाएगी, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है। अब स्टॉप एंड वेट का मतलब क्या है? स्टॉप एंड वेट ये है कि जब सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया तो सेंडर जो है ना वो अपना टाइमर अप्लाई कर देता है, टाइमर लगा देता है, टाइमर लगा देता है, और अगर उस टाइम तक वो वेट करता है। अगर उस टाइम तक आप लोगों के पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अगर एनोटेट कर सकूं, जब सेंडर ने ये फ्रेम 0 स्टार्ट किया ना, सेंड किया, तो उसने एक टाइमर लगा दिया, ये उसका टाइम है। फॉर एग्जांपल ये, अब हुआ क्या कि उसका टाइम खत्म होने से पहले ही उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती ना, तो वो फिर फ्रेम को दोबारा से सेंड करता, आगे जाके ये ऑपरेशन आएगा हमारे पास लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट का। बेसिकली हमारे पास 4 ऑपरेशन हैं, 3 हैं जो कि, लेकिन हम उसको एक्सटेंड करके 4 कर देते हैं। एक है नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन में क्या है, कोई एरर नहीं आ रहा है, फ्रेम सेंड हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फ्रेम सेंड हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फ्रेम सेंड हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है। तो यहाँ पर स्टॉप एंड वेट को समझने के लिए क्या है जी कि आप मींस के सेंडर जो है वो एक फ्रेम को सेंड करेगा और देन वेट करेगा फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, देन वो अपने टाइमर के ऑफ होने पर या टाइमर के एंड होने पर वो क्या करेगा, फ्रेम को दोबारा से सेंड करेगा। सो हमारे पास इस नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि सेंडर सेंडिंग अ फ्रेम 0 एंड रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट 1, सेंडर सेंडिंग अ फ्रेम 1 एंड रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट 0। अब देखें यहाँ पर आर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रिसीवर ने फ्रेम नंबर 0 रिसीव कर लिया हुआ है, रिसीवर के पास फ्रेम नंबर 0 आ चुका है। ठीक है, he is now expecting for frame number 1। ठीक है बेटा, फॉलो कर रहे हैं बात को? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर r इक्वल टू 0 का मतलब है रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव या रेडी टू रिसीव द फ्रेम नंबर 0। फ्रेम नंबर 0 आ गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड कर दी, एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड करने के बाद नाउ रिसीवर इज वेटिंग, या आप कह लें जी एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 1। अब फ्रेम नंबर 1 भी आ गया ना, अब आप लोगों के पास उसने एक्नॉलेजमेंट 0 सेंड कर दी, और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू करूं तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आएगा, r इक्वल टू 0, क्योंकि आफ्टर रिसीविंग फ्रेम नंबर 1 एंड सेंडिंग बैक द एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर इज वेटिंग फॉर द फ्रेम नंबर 0। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो स्टॉप एंड वेट है, इसके अंदर अल्टरनेटिव नंबर्स होते हैं आपके फ्रेम के और आपके एक्नॉलेजमेंट के। अगर फ्रेम का नंबर 0 है तो एक्नॉलेजमेंट का नंबर 1 होगा, अगर फ्रेम का नंबर 1 है एक्नॉलेजमेंट का नंबर 0 होगा। ठीक है जी बेटा, फॉलो कर रहे हैं या सो गए सब लोग? वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेज दूसरे ऑपरेशन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्रेम लॉस हो जाता है। दूसरा ऑपरेशन इसका है जिसके अंदर हमारे पास जो है देयर इज अ चांस कि एक एरर आ जाएगा। वो एरर क्या है, नेक्स्ट कर लें। ये देखें, सेकंड ऑपरेशन इज स्टॉप एंड वेट आर क्यू लॉस्ट फ्रेम, फ्रेम का लॉस होना। अब फ्रेम का लॉस होना इसको समझना बाद में, लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टाइमर है,
जब उसने s इक्वल्स टू 1 मींस के फ्रेम नंबर 1 सेंड किया था, तो अपने टाइम तक उसने वेट किया, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, ठीक है, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब सेंडर को जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड नहीं करेगा। अभी हम लोग पीछे देख के आए हैं, ठीक है। अब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, उसको नहीं पता कि मेरा फ्रेम लॉस हुआ है या एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई है या दरमियान में क्या चक्कर बना। अब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, उसका टाइम आउट हो गया है। अब जब टाइम आउट हो गया है तो इसका मतलब है कि उसने फिर फ्रेम वही सेंड करना है, ठीक है जी। ये देखें, s इक्वल्स टू 1 सेंड किया था, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। क्या रीजन बनी, क्यों रिसीव नहीं हुई एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट डिले हो गई है या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई है या मेरा फ्रेम लॉस हो गया है, क्या प्रॉब्लम बना, ठीक है। नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर प्रॉब्लम बन जाते हैं ना हमारे पास। तो टाइमर आउट हो गया, उसने कहा जी मेरे टाइम तक जो है वो आप लोगों के पास मुझे रिसीव नहीं हुई, फ्रेम एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, मैं दोबारा से जब तक वो फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिलेगी वो अगले फ्रेम की तरफ नहीं जाएगा। अब ये टाइमर वाली एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बार बार क्लास में। हम लोग समटाइम वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो क्या होता है जी कि समटाइम हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है कुछ टाइम के बाद, पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, नेटवर्क कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। क्या होता है कि टाइमर लगे होते हैं, अगर टाइमर नहीं लगा होगा ना तो फिर आपका ब्राउजर जो है ना वो वेट करता रहेगा, सारी जिंदगी वेट करेगा फिर क्या वो, या सारा दिन वेट करेगा, पूरा 1 घंटा वेट करेगा, नहीं। एक प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम तक वो वेट करता है आपका ब्राउजर। अगर आपके ब्राउजर को रिस्पॉन्ड बैक नहीं मिलता तो आपका ब्राउजर जो है वो आपको मैसेज डिस्प्ले करवा देता है, पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अब उसको नहीं पता कि एरर क्या है, लेकिन वो सिर्फ आपको एक मैसेज देता है, पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अब आप लोगों के पास या नेटवर्क कैन नॉट बी रीच्ड, या आप लोगों के पास आ जाता है जी कि ट्रैफिक का कोई मसला बन गया, या आपको मैसेज आ जाता है कि सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई भी डिफरेंट मैसेज हमें आ जाते हैं। मीन्स को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो मैसेज आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड जैसे हमें मैसेज आता है, नेक्स्ट सेकंड में मैंने रिफ्रेश किया या मैंने दोबारा से वेबसाइट का नाम लिख के एंटर किया, वो वेबसाइट ओपन भी हो जाती है। अब इसका मतलब ये है जी, स्टार सही कह रहा है, एरर 404। अब इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका ब्राउजर या हमारा सिस्टम 1 सेकंड और वेट कर लेता तो हो सकता था वेब पेज ओपन हो जाता। वेब पेज ओपन नहीं हुआ, हमने फिर इसको रिफ्रेश किया तो नेक्स्ट सेकंड में वो पेज ओपन भी हो गया, ठीक है। अब है क्या, अब होता यह है कि अगर वो 1 सेकंड और वेट कर लेता तो हमें दोबारा से रिफ्रेश ना करना पड़ता, हमें दोबारा से वेबसाइट का नाम लिख के एंटर ना करना पड़ता। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि टाइमर था वो अपने टाइमर पे एक्सपायर हो गया, टाइमर एक्सपायर हो गया, टाइम आउट हो गया, उसने आपको मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। उसको नहीं पता था कि अगले सेकंड में मेरे पास वेबसाइट ने रिस्पॉन्ड कर देना है या जो डाटा है या पेज है जो ओपन हो जाना है। इस वजह से कहा जाता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, इसके अंदर टाइमर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको याद होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हमने कहा था प्रोटोकॉल की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। याद है बेटा कि नहीं याद? व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। एंड दिस व्हेन टू डू जो है दिस इज फॉर टाइमिंग, कि टाइमली आप लोगों का काम जो है ना वो होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर आपका काम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं होगा बेटा तो फिर हम लोग समटाइम एक वेबसाइट को ओपन करेंगे और शाम तक बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे कि यार चलो शायद ओपन हो ही जाए। लेकिन क्या होता है, आफ्टर सम टाइम पीरियड हमें रिस्पॉन्ड आ जाता है, एरर 404 है, पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड है, नेटवर्क कैन नॉट बी रीच्ड, इस तरह का मैसेज आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है जी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है बेटा। तो यही टाइमर है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है जी कि फ्रेम, अब चलते हैं वापस इस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। एस ने फ्रेम नंबर 0 सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 जो है वो आप लोगों के पास वापस आ गया। अब फ्रेम नंबर 1 सेंड किया, फ्रेम नंबर 1 सेंड करके अपना टाइमर हर दफा स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ ये है कि जरा आपको दिखाना है, जरा हमने समझना है कि उसने फ्रेम दोबारा क्यों सेंड किया, इस वजह से टाइमर शो करवा दिया। अदरवाइज टाइमर तो हर फ्रेम की ट्रांसमिशन में अप्लाई होता है। तो s इक्वल्स टू 1 सेंड किया, रिसीवर इज आल्सो वेटिंग फॉर फ्रेम नंबर 1, तो फ्रेम नंबर 1 जो है वो कहीं ना कहीं जाके लॉस्ट हो गया, नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से हो गया या किसी भी वजह से रिसीवर को नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड जो सेंडर है उसका टाइमर आउट हो गया है, जब उसका टाइमर आउट हो गया, उसने एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट किया था, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली,
अब सेंडर को नहीं पता कि रिसीवर के पास फ्रेम पहुंचा या नहीं पहुंचा, सेंडर का इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, सेंडर का कंसर्न सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से है। सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट आएगी तो इसको मतलब है कि फ्रेम जो है ना वो रिसीवर तक पहुंच गया। सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो बैकएंड पे कोई भी ऑप्शन हो सकता है, फ्रेम भी लॉस हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकती है। अब फ्रेम लॉस होने के चक्कर में क्या होता है और एक्नॉलेजमेंट लॉस होने के चक्कर में क्या होता है, बेसिकली वो हमने समझना है। यहाँ जो हम समझ रहे हैं, यहाँ हम फ्रेम के लॉस होने का ऑपरेशन देख रहे हैं कि अगर फ्रेम लॉस होता है तो फिर क्या होता है। अब जब फ्रेम लॉस हो गया तो डेफिनेटली टाइमर आउट हुआ, जब टाइमर आउट हुआ तो उसने फ्रेम नंबर 1 दोबारा से सेंड कर दिया। रिसीवर इज स्टिल वेटिंग फॉर फ्रेम नंबर 1 कॉज रिसीवर डिडंट रिसीव द फ्रेम नंबर 1, सो रिसीवर सेंड्स बैक या रिस्पॉन्ड बैक विद एन एक्नॉलेजमेंट 0, एक्नॉलेजमेंट 0 के तौर पे उसने रिस्पॉन्ड बैक किया और आपके पास ये अब ये एक्नॉलेजमेंट 0 आ गया है, अब फ्रेम नंबर 0 जो है वो सेंड होगा। सो दिस डॉटेड लाइन इज फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड दिस जो है आप लोगों के पास कंप्लीटेड लाइन है, जो पूरी लाइन है दैट इज फॉर द फ्रेम एंड सो ऑन। ठीक है जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारी एक्नॉलेजमेंट लॉस होती है। अब दिस इज एन ऑपरेशन जिसके अंदर उसने बताया कि लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई है। मैं आपको एनोटेट भी कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। अब इस ऑपरेशन को समझते हैं। S इक्वल टू 0 मींस कि फ्रेम नंबर 0 सेंड किया गया, रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रेम नंबर 0, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 जो है वो बैक रिस्पॉन्ड कर दी गई। S इक्वल टू 1 सेंड किया गया, रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रेम नंबर 1। अब रिसीवर ने उसने सेंडर ने फ्रेम नंबर 1 सेंड करके अपना टाइमर चला लिया था और फ्रेम नंबर 1 जो है वो रिसीवर के पास पहुंच भी गया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भी बैक सेंड कर दी, लेकिन टाइमर तक, जब तक टाइम आप लोगों के पास कंप्लीट नहीं होता तब तक क्या हो रहा है जी, तब तक आप लोगों के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची। अब एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई है। सेंटर को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई है या फ्रेम लॉस हुआ है, क्योंकि सेंटर के पास एक टाइम फिक्स था, उस टाइम तक उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है। इट मींस कि सेंटर को यह है कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मैंने फ्रेम दोबारा सेंड कर देना है। अब यहां पर बेसिकली आपने देखना है दिस वन, नाउ receiver is expecting for frame number 0 cause receiver already received frame number 1। बेशक सेंडर को फ्रेम 1 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, रिसीवर ने तो फ्रेम 1 रिसीव कर लिया हुआ है ना। अब रिसीवर ने जब फ्रेम 1 रिसीव कर लिया, अपनी तरफ से एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दी, तो इसका मतलब है नाउ रिसीवर इज वेटिंग फॉर फ्रेम नंबर 0। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली थी तो सेंडर ने दोबारा से फ्रेम 1 सेंड कर दिया। जब सेंडर ने दोबारा से फ्रेम सेंड कर दिया, अब यहाँ क्या हुआ, रिसीवर वाज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 0 बट रिसीव्ड फ्रेम 1। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पास फ्रेम 0 आएगा, लेकिन उसके पास फिर से फ्रेम नंबर 1 आ गया। यहाँ देखा ना, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, एक्सपेक्टिंग फ्रेम 0, फ्रेम 1 इज डिस्कार्डेड। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो फ्रेम 1 पहुंचा है ना उसके पास, रिसीवर के पास, उसको डिस्कार्ड कर देगा। रिसीवर क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन रिसीवर को आइडिया हो जाएगा कि सेंडर ने ये मुझे फ्रेम नंबर 1 सेंड किया ना, इसका मतलब है कि एक्नॉलेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची। फिर सेंडर रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपके पास जो है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 जब पहुंच गई है, इसका मतलब है सेंडर जो है वो रिसीव फ्रेम नंबर 0 सेंड करेगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा हुआ है। अब और आप लोग देखें कि आपके पास जो रिसीवर है स्टिल वेटिंग फॉर फ्रेम नंबर 0। ठीक है जी, तो जो डुप्लीकेट हुआ था फ्रेम 1, ये जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, येलो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, ये जो हमारा फ्रेम नंबर 1 डुप्लीकेट हुआ था, द सेकंड कॉपी विल बी डिस्कार्डेड। ठीक है, क्योंकि उसके पास फ्रेम नंबर 1 तो पड़ा हुआ है पहले, तो वो क्या करेगा, लेकिन उसको आइडिया हो जाएगा कि अगर ये मुझे दोबारा मिल गया है ना, ये जो मुझे दोबारा मिल गया है फ्रेम 1, इसका मतलब है कि सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली या कोई और प्रॉब्लम है। सो रिसीवर हैज टू रीसेंड द एक्नॉलेजमेंट नंबर 0। जी बेटा, क्लियर है जी सबको? अब ये सारा मैकेनिज्म हमारी कम्युनिकेशन में बेटा इंप्लीमेंट होता है, ये मैकेनिज्म हमारी कम्युनिकेशन में इंप्लीमेंट होता है। ये जो डाटा लिंक लेयर पे हम पढ़ते हैं ना, नोड टू नोड डिलीवरी होती है,
और फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है हमारे पास डाटा लिंक लेयर के अंदर, ये इस तरह होता है। ठीक है जी, ये बैकएंड पे ये मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, जिसकी बेस पर डाटा पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आई नहीं आई, ये सारी चीजें बैकएंड में हमारे पास हो रही होती हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, दिस इज फॉर लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, देखते हैं कौन सा ऑपरेशन है नेक्स्ट, डिलेड एक्नॉलेजमेंट। कौन सा ऑपरेशन आ गया जी, डिलेड एक्नॉलेजमेंट। डिलेड एक्नॉलेजमेंट का मतलब यह है कि सेंडर का टाइमर आउट हो चुका है, सेंडर का टाइमर तो आउट हो चुका है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट फिर भी पहुंच गया। ये देखें, मैं पहले इसको एनोटेट करता हूं, ये देखें टाइमर इधर आउट हो गया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट फिर पहुंच गई बाद में, टाइमर के आउट होने के बाद में। ठीक है, इस केस में क्या होना है, इस केस में आप लोगों के पास जो है, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास आप देखें कि सेंटर ने फ्रेम 0 सेंड किया, रिसीवर वाज एक्सपेक्टिंग फ्रेम 0, फ्रेम 0 पहुंच गया रिसीवर के पास, रिसीवर ने रिस्पॉन्ड बैक किया विद एन एक्नॉलेजमेंट ACK1, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग अबाउट फ्रेम 1, क्योंकि रिसीवर जो है वो फ्रेम 0 को रिसीव कर चुका है, नाउ एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रेम 1। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि टाइमर आउट होने तक एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची थी, तो आपके सेंटर ने फ्रेम नंबर 0 फिर सेंड कर दिया, फ्रेम नंबर 0 फिर सेंड किया। अब फ्रेम नंबर 0 दोबारा से आ गया आपके रिसीवर के पास, रिसीवर विल डिस्कार्ड द फ्रेम नंबर 0, और रिसीवर को आइडिया हो गया भाई कि जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो सेंटर तक नहीं पहुंची, आई हैव टू रीसेंड द एक्नॉलेजमेंट। उसने जो है जी एक्नॉलेजमेंट फिर से सेंड कर दी। लेकिन जब फ्रेम नंबर 0 ये सेकंड टाइम सेंड हो रहा था ना, उस दौरान आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट भी आ गई थी। ये देखें क्या हुआ था, एक्नॉलेजमेंट भी पहुंच चुकी थी। अब ये देखें कि ACK1 और ये ACK1, ये सेम एक्नॉलेजमेंट आ गई ना आपके पास, ये दोनों। अब यहाँ पर सेंटर के पास जो है एक्नॉलेजमेंट कॉपी हो गई, तो क्या करेगा, जो सेकंड टाइम एक्नॉलेजमेंट मिलेगी उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड उस टाइम पे जो है आपका सेंटर जो है उसने फ्रेम नंबर 1 सेंड कर दिया था, वो फ्रेम नंबर 1 दरमियान में लॉस्ट हो गया। ये सारी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हम लोग बैकएंड में पढ़ के आए हैं, ये ऑपरेशन हम लोग बैकएंड में लास्ट स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। तो डिलेड फ्रेम्स की फॉर्म में क्या है, डिलेड फ्रेम की फॉर्म में ये है हमारे पास कि फिर एक्नॉलेजमेंट भी रिपीट हो सकती है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिपीट हो जाती है तो हमें फिर उस जो सेकंड टाइम हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आई है उसको डिस्कार्ड करना है। जिस तरह हम लोग ये फ्रेम नंबर 0 जो है इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि इसकी कॉपी बन गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जी बेटा, पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग से मुराद ये होता है एक ही फ्रेम के अंदर एक्नॉलेजमेंट भी होती है और फ्रेम डाटा भी होता है। फ्रेम होता है जिसमें डाटा होता है और एक्नॉलेजमेंट भी होती है। और इस फॉर्म में क्या है जी कि पिगी बैकिंग का मतलब है कि दोनों सेंडर एंड रिसीवर दोनों डाटा को सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। सेंडर एंड रिसीवर दोनों डाटा को सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। तो जब दोनों सेंडर और रिसीवर आपस में डाटा को सेंड भी कर रहे हों और डाटा को रिसीव भी कर रहे हों, तो दोनों साइड पे आप लोगों के पास एसपी मैनेज होगा और आरबी मैनेज होगा। ठीक है जी। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि इस साइड पर एसपी है, आरबी है, लेकिन लास्ट स्लाइड में आप लोग देखें कि सेंडिंग साइड पे सिर्फ एक डिवाइस थी जो डाटा सेंड कर रही थी। ठीक है, और रिसीविंग साइड पे आप लोगों के पास एक ही डिवाइस है, दैट इज रिसीवर, जो कि डाटा को रिसीव कर रही है। सेंडर रिसीव नहीं कर रहा और रिसीवर सेंड नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर आप देखें पिगी बैकिंग के अंदर कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं, एस और आर का वेरिएबल सेंडिंग साइड पे ए साइड पे भी है, एस और आर का वेरिएबल बी साइड पे भी है। इसका मतलब है ये दोनों डिवाइसेस जो हैं वो सेंडर भी हैं और रिसीवर भी हैं। एक टाइम पे वो सेंड कर रही है, एक टाइम पे वो रिसीव कर रही है, सेम टाइम पे वो सेंड कर रही है, सेम टाइम पे रिसीव कर रही है। इसको पिगी बैकिंग कहते हैं कि एक ही फ्रेम के साथ आप लोग डाटा भी सेंड कर देते हैं और एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर देते हैं। ठीक है जी, उसको आप लोगों ने समझना है। ये वेरिएबल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर्स आपके सामने लिखी हुई हैं, फ्रेम नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, और यहाँ भी आपकी रिसीविंग साइड पे या बी साइड पे भी आपका सेंडर और रिसीवर है। और आप लोगों के पास ये मैकेनिज्म ऐसा ही है जैसा कि हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए हैं।
और ये देखिए लास्ट पे क्या लिखा हुआ है जी, पिगी पैकिंग सेव्स बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इसलिए सेव करती है क्योंकि हमारे पास सेपरेट सेपरेट से मैसेज जो है वो सेंड नहीं हो रहा, सेपरेट से फ्रेम सेंड नहीं हो रहा, सेपरेट से एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं हो रही, तो हमारी बैंडविड्थ जो है ना वो काफी ज्यादा बच जाती है। हमारी बैंडविड्थ जो है वो काफी ज्यादा बच जाती है। ठीक है बेटा, इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। डिसएडवांटेज के अंदर देखें वेट करना पड़ता है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका दैट इज वेट करना पड़ता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इन स्टॉप एंड वेट एट एनी पॉइंट इन टाइम देयर इज ओनली वन फ्रेम दैट इज सेंट एंड वेटिंग टू बी एक्नॉलेज्ड। अब जब तक आप लोग एक फ्रेम सेंड करके उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती, आप लोग जो है ना उसका वेट करते रहते हैं एक्नॉलेजमेंट का, कि एक्नॉलेजमेंट आएगी तो नेक्स्ट फ्रेम सेंड होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा एफिशिएंट करना चाहिए, ताकि रादर दैन कि आप लोग एक एक फ्रेम सेंड करके उसका वेट करें, आप मल्टीपल फ्रेम सेंड कर लें और मल्टीपल फ्रेम सेंड करके आप लोग वेट में चले जाएं, ताकि आपको उनकी जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो इकट्ठी मिल जाए, ताकि आपको इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट आ जाए और आप एक ही टाइम पे जो है ना सबकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लें। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि दिस इज नॉट अ गुड यूज ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम को एफिशिएंटली यूज नहीं किया जाता स्टॉप एंड वेट एआरक्यू के अंदर। उसकी रीजन अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि हम लोग सेंड करके बैठ गए हैं, अब ट्रांसमिशन मीडियम फ्री है क्योंकि हम लोग कोई सेंडिंग नहीं कर रहे, जस्ट वेटिंग। जब हमारी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी फिर हम नेक्स्ट सेंड कर देंगे। ठीक है जी। सो जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर उसने बताया कि अगर आप लोग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल फ्रेम जो है ना वो सेंड करने चाहिए, मल्टीपल फ्रेम सेंडिंग में लगा देने चाहिए। मल्टीपल फ्रेम आप सेंडिंग में लगा दें जब आप एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं। जब भी आपको एक्नॉलेजमेंट आएगी तो आप लोग उससे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी देयर आर फ्रेम नंबर 0 1 2 एंड 3, तो फ्रेम नंबर 0 1 2 मैंने सेंड कर दिए और मैं वेट एक्नॉलेजमेंट का भी वेट कर रहा हूँ। अब जब मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है, वो मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है एसी के 3। एसी के 3 का मतलब क्या होगा कि रिसीवर हैज रिसीव्ड फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1 एंड फ्रेम नंबर 2 and now expecting for frame number 3 and expecting for frame number 3। तो मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड करें जब आप एक्नॉलेजमेंट के वेट में हैं। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि गो बैक एंड एआरक्यू और स्टॉप एंड वेट एआरक्यू हमने पढ़ने हैं। स्टॉप एंड वेट एआरक्यू को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज गो बैक एंड एआरक्यू। गो बैक एंड एआरक्यू जो है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, रादर दैन कि अब हम उसको अभी स्टार्ट करें। हम नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करते हैं 2 बजे। तब तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें मुझसे। जी कोई क्वेश्चन बेटा है तो शाबाश पूछ लें, अदरवाइज फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास जो है उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गो बैक एंड एआरक्यू को पढ़ेंगे। एआरक्यू इज फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, मैंने पहले आपको बताया दैट इज फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा, फिर आप ऐसा करते हैं जी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लें। उस नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ऐसा करें कि एक दफ़ा ये जो पढ़ा है इसको रिवाइज कर लें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ लीजिएगा, और फिर हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में गो बैक एंड एआरक्यू पढ़ते हैं। गो बैक एंड एआरक्यू। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।